So we'll keep it to the time and the challenge is कि चित्रा जी हैं मेरे साथ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है बट लेट मी स्टार्ट स्मॉल टाउन अगर आप देखें हिंदी न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़ जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो थोड़ा बताएं आपकी जो जर्नी रही है गोरखपुर से लाइक स्मॉल टाउन से राइट टू द नेशनल कैपिटल थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि हुआ कैसे ये सब। सबसे पहले तो मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी आवाज़ आ रही है? और अनुराग सर आपका भी, मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब भी मैं यहाँ पर मंच शेयर करती हूँ। मुझे 20 साल हो गए मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है, जो भी सीखा है न्यूज़ रूम से सीखा है। मैंने डिफेंस स्टडीज से एमए किया है, मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हूँ अपने सब्जेक्ट में। लेकिन स्टार्ट कैसे हुई ये जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एनसीसी मेरा बहुत अच्छा हुआ करता था, लोग कहते थे आर्मी में जाएगी। मैंने जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, गार्ड ऑफ ऑनर कमांड किया था, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था, प्राइम मिनिस्टर के घर जाने का मौका भी मिला था 2001 में। लेकिन अचानक से ये हुआ कि गोरखपुर में एक लोकल चैनल खुलता है सत्या टीवी, जिसमें 100 रुपये 1 घंटे के न्यूज़ पढ़ने के मिलते थे। तो सबने कहा कि एक काम करेंगे, पैसा खर्चा निकल जाएगा, तो तुम तो अच्छा हिंदी है तुम्हारी, जाके बोलो और दोस्तों की ओर से कि तुम बड़ी अच्छा भाषण देती हो, इस डिबेट अच्छा करती हो, तो तुम्हें अच्छा मौका मिलेगा, जाके तुम ज्वाइन कर लो सत्या टीवी। तो ऐसे खेलते कूदते में पहुंच गए कि हाँ 100 रुपये मिलेंगे, अगर 5 भी हफ्ते में मिल गया तो 500 रुपये हो गए, उसके हिसाब से आप जोड़ लो। तो वो दिमाग में था, मैं चली गई और मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। लेकिन जब मैं न्यूज़ पढ़ने लगी तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया कि नहीं अच्छा करती है लड़की। मैं पढ़ने में अच्छी थी तो थोड़ा अपनी ओर से भी कुछ 1-2 लाइनें उसमें ऐड करती थी, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आता था। तो उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर गोरखपुर दूरदर्शन में कृषि दर्शन एक प्रोग्राम आता था। उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी, तो मुझे कहा गया कि नहीं वो अच्छा बोलती है, उसको लेकर आना है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो फिर मैं वहाँ चली गई। तो धान को कैसे बोते हैं पानी में, गेहूं को कैसे काटा जाता है, और बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए थे। मुझे नॉलेज भी थी, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है। मेरे नाना जी के पास बहुत खेती थी, हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव में जाते थे। अब हम लोग भले ही देखते हो कि रशिया जाना है, अमेरिका जाना है, यहाँ, लेकिन उस समय एक वक्त था जब गर्मी की छुट्टी का मतलब सिर्फ नानी का घर होता था। तो वो सब कुछ मैंने देखा समझा, तो वो कृषि दर्शन कार्यक्रम किया और धीरे धीरे करके मैं फेमस हो गई थी। फिर उसके बाद एक बार की बात है, जब मैंने अपना एंकरिंग शुरू की थी 19 साल में, तब मैं साइकिल से जाती थी एंकरिंग करने के लिए। तो मेरे पापा के साथ कुछ दोस्त थे, एक जगह उन लोगों ने देख लिया, तो उनको नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे ये जो लड़की देख रहे हैं आप, चित्रा त्रिपाठी नाम है इसका, अच्छी एंकरिंग करती है, देखिए साइकिल से घर जा रही है। अब मेरे पापा घर दुखी होकर आए, बोले कि साइकिल से जा रही है, अच्छा नहीं लगता है, सब उसको पहचान रहे हैं, तो अब इसके लिए तो 2 व्हीलर स्कूटी खरीदना ज़रूरी हो गया है। आप यकीन मानिए मेरे घर इतना बहुत पैसे नहीं थे कि मेरे पापा उस समय मेरे लिए, और मेरी उम्मीद भी नहीं थी, उनको वो अच्छा नहीं लगा, इस वजह से वो घर आए और बोले कि नहीं कल तुमको स्कूटी दिलाएंगे। मेरे लिए बड़ा सम्मान, मन में तो मैं खुश हो रही थी, बट सोची पैसा कहाँ से लाओगे। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि नहीं सब लोग पहचानते हैं इसको। तो इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। 1 साल के बाद फिर ईटीवी हैदराबाद में मैं चली गई, और 1 साल के बाद फिर मैं दिल्ली आ गई, और यहाँ पर फिर नेशनल चैनल में मेरी शुरुआत हो गई। वाह व्हाट अ जर्नी, मतलब कितना इंस्पायरिंग है ये सब। तो कभी आपको लगा कि स्मॉल टाउन से होना एक डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, कभी आपको ऐसा लगा कुछ? देखिए जब हम बड़े शहरों में आते हैं ना, छोटे शहरों की लड़कियां जो खासतौर से हिंदी बेल्ट की होती हैं, जिनको अंग्रेजी कम बोलने आती है, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं कि शुरू में बहुत बार ऐसा लगा कि जो अंग्रेजी दा टाइप के लोग होते हैं वो हिंदी वालों को ऐसे देखते हैं, अच्छा ये कुछ नहीं आता इसको, मतलब एक इस तरह का परसेप्शन था इस सोसाइटी में, और हम लोगों ने उसको एड्रेस किया है। लेकिन धीरे धीरे करके, और इसके लिए मुझे हालांकि कई बार लोग आरोप भी लगा देते हैं, लेकिन उससे परे जाते हुए मैं सरकार को बहुत, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया। अभी मोदी जी की सरकार 14 से आई है, उन्होंने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया। तो मेरे जैसे जो हिंदी बेल्ट से आने वाले लोग हैं उसको इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। और आज की तारीख में मैं आपको सच बताऊं, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, अभी मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की है, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग की थी। देश का कोई भी ऐसा हिस्सा है जहां पर हम लोग जाएं, और ये ईश्वर की कृपा है, जिन चैनल में हमने काम किया उन लोगों की
वजह से भी कि हर जगह कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे, या अगर आप कहीं पर लाइव शो कर रहे हैं तो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। स्पेशली मैं कन्याकुमारी में थी, कौन जान रहा है कन्याकुमारी में न हिंदी ज़्यादा बोलने वाले लोग, रिपोर्टिंग करना तक मुश्किल था। मैं वहाँ पर रॉक मेमोरियल के पास अपनी एंकरिंग कर रही थी शाम के 5 बजे की, तभी अचानक से जैसे ही 6 बजे कार्यक्रम खत्म होता है 10-12 लोग अचानक से आ जाते हैं। फिर वो बोले चित्रा जी हम मिलने के लिए आए हैं, बहुत दौड़ दौड़ के, हमें लगा कि ऐसा ना हो कि आप चली जाएं। मैं बड़ी मन मन में खुश हो रही थी, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे भी लोग जानते हैं मुझे। फिर पता चला वो 30-40 सालों से वहीं रहते हैं, वो उत्तर भारत के लोग हैं, लेकिन टीवी पर देख के उनके अंदर इतनी मिलने की बेचैनी, एक होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो हमारी तरफ की है या हिंदी बोलने वाली है, तो वो अपनेपन के साथ मिलते हैं। तो शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर था। मैं आपको सच बताऊं, इतना आसान नहीं होता है जब आप छोटे शहर से धीरे धीरे करके बड़े शहरों में जाते हैं तो। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं। छोटे शहरों की हिंदी बोलने वाली लड़कियां इंडस्ट्री में कमाल कर रही हैं और आगे और धमाल मचाने वाली हैं। आपको लगता है कि coming like from a smaller town also has an advantage that you are कि आप grassroots से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसमें आपकी रिपोर्टिंग, उस तरीके की रिपोर्टिंग और जो कोई शहर से ही पला बड़ा और पड़ा हुआ है उसकी रिपोर्टिंग में, तो आपको लगता है कि कोई पर्सपेक्टिव का अंतर होता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए मैंने ये चेक तो नहीं किया है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि अगर मुझे कोई काम सौंपा जाएगा जिम्मेदारी से तो मैं उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। जैसे कश्मीर में जब बाढ़ आई हुई थी, 2014 की बात है, उस समय कश्मीर के हालात बहुत बुरे थे और जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय हमें इंडियन मीडिया गो बैक और ये वो 150-200 लोग घेर लेते थे। मेरी तो उस समय उम्र भी बहुत कम थी, वैसे ही डर लगता था। कश्मीर में उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति बहुत अलग है, तो वैसे ही डर डर के जाना पड़ता था। आप इंटीरियर, मेरी आंखों के सामने एनडीआरएफ के एक बंदे का हाथ काट दिया गया था और बहुत बवाल मचा था। ये 14 में की मैं बात बता रही हूँ जब वहां पे बाढ़ आई हुई थी। अब तो सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो वहां पर जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया था, कम से कम 500 लोग एक बड़े से हॉल में एयरफोर्स के एक अलग सेटअप रखा गया था। वहां पर एक एक ब्लैंकेट उनको दिया गया और कहा गया कि अब आप यहीं पर रहिए। तो मैं और मेरे कैमरामैन ने भी लाइन लगा के एक एक कंबल लिया और वहीं पर पूरी रात गुजारी। 5 दिन हो गए थे मैगी खा खा के वहां पर रहते हुए। फिर पता चला कि एक गुरुद्वारा है, वहां पर चावल दाल भी मिलता है, वहां पे लंगर चलता है हमेशा। तो हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर अपना सफर तय करके, हमने कहा यार 5 दिन हो गए, काम कैसे करेंगे। फिर हम लोग वहां पर गए तो चावल दाल देख के एकदम अंदर से इतनी खुशी मिली कि चलो अभी खा लेते हैं। ज़्यादा हमने खाया, फिर 2 घंटे के बाद हम वहां पे बने रहे कि यार फिर तो दोबारा आना नहीं होगा, थोड़ा और खा के चलते हैं, 5 दिन अगले और मैगी में ही काटना है। तो इस तरह का रहा। कंपेयर करना गलत होता है। हम आज जहां पर खड़े हैं, आगे आने वाले दिन में हम उससे और बेहतर हों, हमें सिर्फ इसकी कोशिश करनी चाहिए। हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, देखिए सबकी काबिलियत अपनी अलग तरह की होती है। मैंने मीडिया में पढ़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि मैं मीडिया में जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैसे देने की बारी आई तो वो पैसे मेरी शादी के लिए रखे हुए थे, दहेज देने के लिए। तो जब मैंने अपने पापा से कहा कितने पैसे लग रहे हैं, मैं क्या करूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मैंने कुछ सोचा पूछ लेती हूं। वो बहुत बहुत सामान्य परिवार के जो सीधे साधे लोग होते हैं वैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी के लिए एफडी है, अगर तुमको पढ़ाई करनी है तो कर लो, लेकिन उसके बाद तो पैसा नहीं बचेगा। फिर मैं उस समय बहुत छोटी थी तो मुझे लगा कि अगर मैं पैसे खर्च कर दूंगी तो मेरी शादी कैसे हो गई, मान लो दहेज अगर मांग लिया तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने पैसे निकाल के पढ़ाई नहीं करूंगी और ये पैसे शादी के लिए रखती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद बीए करने के बाद मैं यहाँ आई थी। पत्रकारिता में एडमिशन लेने के लिए पैसे ज़्यादा लग रहे थे तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं की पढ़ाई। फिर मैं वापस गई, मैंने डिफेंस स्टडीज़ से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एमए किया, मैं वहाँ की टॉपर रही। और मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में मतलब पत्रकारिता जो हमने जिया है वो शायद किताबों में नहीं मिल सकता है। तो जो करना है बहुत दिल से करना है, खूब मेहनत के साथ करना है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपके बारे में, जैसे कि आपकी एक स्टोरी की वजह से एक प्रेसिडेंट को अवार्ड मिला था, राइट? मे बी आप थोड़ा बताना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या था वो सब? देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच का टेढ़िया गांव है, वहां पर 2014 तक 5000 की आबादी वाले गांव में उनको वोटिंग का राइट नहीं था। मतलब वोट डालने के लिए वो आबादी जाती ही नहीं थी और जहां पर वोट नहीं हो वहां पर नेताजी नहीं होते हैं, वहां पर काम नहीं होता है। एनजीओ की ओर से तब बिजली भी नहीं थी, पानी के लिए भी उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो वहां पर जाने के लिए हमें जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ा 2 घंटे का। और जो उस गांव के लोग रहते थे
उस टेढ़िया गांव में उन लोगों को जंगल से जो भी फल फूल या जो लकड़ी टूटती थी उसको वो लेकर जाते थे और अपना खाना चूल्हे की जो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है वो बनाते थे। मुझे स्टोरी के बारे में जानकारी मिली, फिर मैंने और डिटेल इकट्ठा की, फिर मैंने वहाँ पर जाकर स्टोरी की। एक महिला थी, उनकी उम्र तब 65 साल थी जब मैंने वो स्टोरी की। जब मैं गाँव में एंट्री करती हूँ तो वहाँ पर महिलाएं खड़ी होती हैं, पहले से उनको पता था कि एक न्यूज़ चैनल की टीम आने वाली है, तो हमने कुछ लाइनअप भी कर रखा था। तो आई हमारी जय आज़ादी, वहाँ पर ये नमस्कार प्रणाम जय हिंद ये सब नहीं, जय आज़ादी ऐसे करके तो हमारा वेलकम हुआ। हमने कहा यार ये लग रहा है इंडिया के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था क्योंकि वहाँ पर बिजली पानी कुछ था ही नहीं। फिर मैंने उन लोगों से जब बातचीत की तो देखा कि जो एनजीओ होते हैं वो छोटे छोटे जो सोलर लैंप होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ पर लगा के रखते थे ताकि वहाँ से गांव के अंदर जानवर नहीं आ पाए। तो मैंने उस पर स्टोरी की थी और फिर मैंने उसके लिए महिलाओं का 100 अवार्ड प्रेसिडेंट उस समय यहाँ पर दे रहे थे, तो फिर मैंने नॉमिनेट किया था प्रणब मुखर्जी के हाथों, फिर उनको अवार्ड मिला था मेरी स्टोरी के ज़रिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक 65 साल की महिला जिसने कभी अपने जीवन में मतलब उनको दस्तखत करने तक नहीं आते थे, वो अनपढ़ थी, साक्षरता नहीं थी उनकी, लेकिन वो जब दिल्ली आई हवाई जहाज़ में बैठकर और फिर यहाँ पर उनको अवार्ड मिला, तो हम जैसे लोगों के लिए वो बहुत फ़ख्र की बात है कि हम अपनी स्टोरी के ज़रिए आखिरी छोर पर खड़े उस व्यक्ति को पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर देते हैं। और शायद मीडिया की यही सबसे बड़ी ताकत भी है। और 5 मिनट लूँगा मैं सिर्फ। एक तरफ से आप बिल्कुल अपनी जर्नी आपने बताई, एक ज़मीन से जुड़ी हुई एक जर्नी है और एक सक्सेस है, सुपर सक्सेस। और जब हम आज का जर्नलिज्म देखते हैं, क्रिटिसिज्म है कि बॉस ये तो ज़मीन से जुड़ी हुई जर्नलिज्म नहीं है। सो व्हेन पीपल टेल यू दीज थिंग्स हु हैज़ कम फ्रॉम ग्रास रूट्स, हाउ डू यू काउंटर दैट? जब 2014 में हम लोगों ने थोड़ा सा जब लोग हमें जानने लगे थे, उस समय की परिस्थिति में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था जितना कि आज की तारीख में है। और जब जब हम मजबूत होंगे किसी भी तरह से, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सोसाइटी का एक तबका हो, चाहे बहुत पैसे वाले लोग हों या फिर मीडिया हो, जो एक नैरेटिव सेट करता है या लोगों के दिमाग पे सीधे हिट करता है। हम जो कहते हैं एक बहुत बड़ी आबादी है उसको मानती है, तो एक बहुत बड़ी आबादी उसको क्रिटिसाइज भी करती है। तो जब जब हम ताकतवर होंगे हमारी आलोचना होगी और होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और समाज के एक तबके को ऐसा लग रहा है कि नहीं इनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हम उस आलोचना का स्वागत करते हैं। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, हम हर दिन नया सीखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है देखिए आलोचना 2 तरह की होती है, एक जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और एक जो हम जहां पर खड़े हैं वहां से भी हमारे कॉन्फिडेंस को गिराकर पीछे खींच देती है। तो हमें लगता है आगे बढ़ने वाली आलोचना का स्वागत किया जाना चाहिए, खुद दिल से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन अगर जो भी सजेशन आते हैं हम उसका भी स्वागत करते हैं और आगे आने वाले वक्त में उसको इम्प्रूव करते हैं। I want to take one question from the audience because I know they have, and then I want to wrap it. Anyone here? Okay. नहीं, ये तो बहुत इजी है, इसको मैं यही पूछूंगा, आप बताइए कोई और सवाल है? ओके, यस प्लीज। नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, अच्छा नहीं लगेगा ऑडियंस से। सर देखिए, जब भी इस दौर की पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा, मुझे लगता है कि इस दौर की जितनी भी फीमेल्स, कुछ तो हमारे सामने शिवांगी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं होती है कि हमने कितनी कठिनाई झेली है और कितने परिश्रम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं वही बताएं, लेकिन हमारी स्टोरी आगे आने वाले वक्त में यकीनन जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हमारी बस वही कोशिश है। There's this lady out there. Yes, please. आ रही आवाज आ रही है। ये प्रेशर को, मतलब ये जो टाइट रोप वॉक है, राइट, हाउ डू यू? कहाँ से दबाव नहीं आता है। बहुत सारे विपक्षी दल ऐसे रहते हैं जिनको हमारा टॉप बैंड पसंद नहीं आता है, सत्ता पक्ष के लोग होते हैं स्टोरी पसंद नहीं आती है। अब यहाँ सबको खुश करने के लिए नहीं है, हम लोग अपना जर्नलिज्म करने के लिए हैं।
और ये बिल्कुल गलत बात है। सत्ता पक्ष विपक्ष जितने भी पक्ष हैं सबको आप उठाकर देख लें, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो हमारी शिकायत नहीं करता है हमारे बॉस से, हमारी स्टोरी पे क्वेश्चन रेज नहीं करता है, हमारी खिंचाई नहीं करता है और या फिर चुगली भी करता है कि ये लड़की तो बहुत हवा में उड़ रही है। लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए अल्टीमेटली हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जब हम पब्लिक के बीच जाएंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे पब्लिक हमें नकार देगी। हम टीवी में, चाहे हम अखबारों की बात करें या फिर टीवी की बात करें, हम लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं। जब लोग हमसे मिलने आते हैं वो बताते हैं आपकी ये स्टोरी देखी, वो बताते हैं कि आप इसमें और अच्छा कर सकती थी आपने। अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे देख रही थी मेरे बारे में, अभी मैंने देखा कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक आलोचनात्मक स्टोरी की है। अच्छी बात है ना, वो कर रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। हम जो करें वो नोटिस किया जाए, हमारी कोशिश वही है और हम जो कर रहे हैं वही सही है। कभी भी इस लाइन पे हम नहीं चलते हैं, हम उसमें और इम्प्रूव कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। Wonderful. सर प्लीज। सर जी। न्यूज़ वाले ऐसा क्या करते हैं कि तुम उनको अवार्ड दोगे? So I can tell you that the people in the journalism and the news domain work against a lot of constraints. And you know, Damini asked, and there are pressures, let's be honest बिल्कुल about बिल्कुल बिल्कुल। But the fact there are certain news sites, or without taking their name, you took their name, so their whole purpose is to find just the negatives. Right. They thrive on that. I think that's one kind of journalism. ठीक है, उसकी जगह है, you know, and I can say by first-hand experience, not necessarily everything that's written is even factual. Forget that it is a point of view. Right, sir. So they do hit jobs, they do premeditated pieces. So you know, we run Exchange for Media to shine the light on the leaders and the community, and we're very proud of that. And I must say that आप सब लोग आए हैं पहले साल में, ये बहुत छोटे, पिछले एक हफ्ते या 10 दिन में रोहिल और पंकज जी ने बनाया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये बड़ा तो हो ही जाएगा अगले सालों में, लेकिन आप लोगों ने एक इतवार को अपना समय दिया और इतने आप यू स्पीक विद सो मच पैशन एंड सेल्फ बिलीफ, इतनी कन्विक्शन जैसे आप बोलती है, तो आई एम श्योर 1, 2, 5 किसी पे तो असर पड़ेगा। एंड आपने बोला परफेक्ट नहीं होता कोई, बट 2 लोग परफेक्ट हैं, शिव जी और मेरी बीवी। मैं आपको ये बोलना चाहता था। Okay. एक चीज के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगी। देखिए भले ही यहाँ पर हम 100-150 लोग बैठे हों, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ की आवाज जब लोगों तक जाएगी तो वो और ज़्यादा मतलब चीज़ों को और ज़्यादा वायरल करेगी, पहुंचाएगी। मुझे अच्छे से याद है जब भी मैं समाचार फॉर मीडिया, एक्सचेंज फॉर मीडिया के कार्यक्रम में आती हूँ तो मेरी ही क्लिप मुझे बाद में लोग मुझे भेजते हैं कि हमने आपको देखा, आपने यहाँ पर जाके ये कार्यक्रम किया था। और सर एक गुजारिश और मैं करती हुई चली जाऊँगी आपसे, मैंने जो बाहर भी कहा है सर, वो 40 साल की उम्र के भीतर का जो अवार्ड है ना, प्लीज़ इस साल दे दीजिएगा मुझे। पिछले बार इन्होंने कहा था कि नहीं, जिनको 1 साल मिल चुका है अब उनको नहीं देंगे। भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए कि हमें अवार्ड मिले। अब ये कोई क्राइटेरिया होती है पिछले साल दिया था तो इस साल नहीं देंगे। तो सर इस मंच से मेरी ये गुजारिश है, प्लीज उस अवार्ड के दायरे से हमें बाहर मत कीजिएगा। एक फाइनल क्वेश्चन मेरा, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दीज पीपल हु आर इन स्मॉल टाउन्स, जो जर्नलिज्म पढ़ भी नहीं रही हैं, और आपने तो प्रूव किया है कि देखिए उसके बिना भी चीज़ें हो सकती हैं अगर विल हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? देखिए मैंने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने डिफेंस स्टडीज़ में मैं टॉपर हूँ तो ज़रूर पढ़ाई की होगी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम कितना तैयार होते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, कितना बाहर जाते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने महंगे बैग या ज्वेलरी लेते हैं, वो सब बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी शिक्षा है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, अभी तो हमारे पास मोबाइल है। देखिए पहले बहुत, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैंने सेकेंड हैंड किताबें लेके पढ़ाई की हैं। जो मान लीजिए 500 की किताब आ रही है, मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने 250 रुपए में सेकेंड हैंड किताबें लेकर पढ़ी। ये अलग बात है। देखिए ईश्वर की कृपा है, मैंने एक वक्त पर जितनी 1.5-2 सालों की जितना मेरा खर्चा आ रहा था दिल्ली में, मैं चूंकि छोटे शहर की हूँ इसलिए बता सकती हूँ तमाम बच्चों के लिए जो एक बड़ा सपना लेकर यहाँ पर आते हैं, कि जितने भी पैसे उस समय लग रहे थे मेरे पास वो पैसे नहीं थे, जैसा कि मैंने बताया शादी में खर्च करने थे, इससे नहीं खर्च किया। और आज की तारीख में मेरी महीने की जो कमाई है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है।
तो ये सब सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने ना रात देखी ना दिन देखा। मैंने 100 रुपए घंटे पे भी न्यूज़ पढ़ी है। आज मैं 24 घंटे में रात को 12 बजे जिस दिन दिल्ली में आपको याद होगा रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, उस समय भी मैं घर पहुंची थी, तब तक हुआ कि नहीं भगदड़ मच गई है और वहां पर लोग मारे गए हैं। मैंने झट से ऑफिस फ़ोन किया कि मुझे कैमरामैन दीजिए, मुझे तुरंत जाना है। तो हमारे अंदर वो पैशन है, अपने उस पैशन को जिंदा रखिए। और अगर आप अपने इस प्रोफेशन से प्यार करते हैं, प्लीज़ आप तभी आइए, क्योंकि जिस नौकरी से हम प्यार करेंगे फिर कभी ये नहीं लगेगा कि हम नौकरी पर जा रहे हैं, फिर ये लगेगा कि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए फिर आपको अपने अंदर अलग से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा अपने पैशन को जिंदा रखें, प्यार करें अपने प्रोफेशन से। अगर आपको मीडिया में आना है, खासतौर से नए लोगों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके भीतर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो जोश है जिसके ज़रिए आप अपना बड़ा नाम कर सकते हैं, और मीडिया में भी बहुत कमी है। मैं आपको सच बताऊं, हमारी बात की जो पीढ़ी है उसमें कुछ नाम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अदरवाइज एक बहुत बड़ा गैप है। लोग कहते हैं कि आ ही नहीं रहे हैं बच्चे पैशन वाले, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो कम मेहनत से बड़ा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। हम लोग 20 साल से जूते रगड़ रगड़ के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, मेकअप लगा के सुंदर होकर अभी तो बैठी हुई हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ जब लोगों ने कहा कि आप तो आधार कार्ड की फ़ोटो लगती हैं, बिना मेकअप की क्यों टीवी पर जाती हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, लेकिन ठीक है, जो हम करना चाहते हैं उसको हम कर रहे हैं, और शायद आगे आने वाले वक्त में हम और मजबूत होंगे। एक बार फिर से वही बात, मीडिया आगे आने वाले वक्त में और स्ट्रांग होने वाला है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है उसे क्रिटिसाइज भी करना। आप जितनी आलोचना करेंगे हम उतने मजबूत होंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और आगे आने वाले वक्त में हम मीडिया को एक अच्छी लीडरशिप भी देंगे। उम्मीद कम से कम मैं इस मंच से यही कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच चित्रा जी। आपके हर किसी वर्ड में वी कैन सी अ सेल्फ मेड पर्सन, यू नो। थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम ऑन अ संडे एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।